साथियों ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बीएड एंट्रेंस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साइकोलॉजी का। हम उसके साथ आज मिल रहे हैं जिसका नाम है अधिगम। आपको ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अधिगम क्या होता है भाई, अधिगम किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भाई बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो लोगों तक वीडियो को फॉरवर्ड कर दें जिससे बीएड एंट्रेंस की तैयारी करने वालों को लाभ मिल सके। ये अधिगम क्या होता है इसको हम बहुत संक्षिप्त तरीके से जानेंगे। भाई लर्निंग, किसी चीज़ को हम सीखते हैं और जो चीज़ हम सीखते हैं उस ज्ञान को हम अस्थायी रूप से अपने दिमाग में रखते हैं अन्य कार्यों के द्वारा। जैसे थांडाइक अपने नियम में कहते हैं अभ्यास का नियम, हम अभ्यास के द्वारा भी सीखते हैं। प्रभाव का नियम यानी हम दूसरे से प्रभावित होते हैं उससे भी सीखते हैं। ठीक, तत्परता का नियम, जिस चीज़ को करने की हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है हम तत्परता के द्वारा भी सीखते हैं। तो ये सीखने का जो नियम है ये मुख्य नियम थार्नडाइक का है। लेकिन हम सिर्फ आज अधिगम की बात करते हैं। अधिगम होता क्या है, तो साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया है। ये साधारण बोलचाल की भाषा में अधिगम जो है सीखने की एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में इसकी बात करेंगे तो इसमें कहा जाता है अधिगम जो होता है प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो सीखा जाता है व्यवहार में परिवर्तन, यानी अधिगम यहाँ हम लिखते हैं और इसके बारे में बताते हैं। अधिगम अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से जो सीखते हैं और उससे व्यवहारों में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। यानी जो चीज़ें हम अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से सीखते हैं वो ज्ञान हमारे लिए क्या होता है, अस्थाई होता है। और उस अस्थाई ज्ञान के द्वारा जो हमारा व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो जाता है वो अधिगम कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई अधिगम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं, हम आपको बहुत कम समय में सारी चीज़ें चाहते हैं कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करें। तो इसकी विशेषताओं में हम कुछ विशेषताओं को जानेंगे। क्या होता है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। यानी अधिगम जो है हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। सीखने के लिए आप जिस चीज़ के लिए तत्पर रहते हैं, यार ये चीज़ें सीखनी है, अगर हम निष्क्रिय हो गए तो उस कार्य को नहीं सीख पाएंगे। यानी जिस कार्य को करना हमको बारंबार उस कार्य को करना है, उस कार्य को बारंबार देखना है, उस कार्य को बारंबार समझना है, तब जाके हम अधिगम कर पाएंगे। और अधिगम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। दूसरा है अधिगम खोजी प्रक्रिया है। खोजी प्रक्रिया है, ये पुनरुक्ति का चिन्ह हम इसलिए लगा रहे हैं, जो ऊपर दिखाई दे रहा है वही चीज़ नीचे भी है। अगर आप पढ़े होंगे हिंदी तो ये चिन्ह किस लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे वो शब्द दोहराए जाते हैं। तो मैं इसी चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूँ। खोजी, अधिगम क्या, खोजी, इसमें नए नए कार्यों को करके सीखा जाता है। यानी लर्निंग बाय डूइंग, आप करके जो सीखते हैं वो ज्ञान आपके लिए अस्थायी होता है। यानी कोई सैद्धांतिक रूप से कोई बताता है और वही सैद्धांतिक रूप से आप उसका प्रयोग जब करते हो तो जो सिद्धांत में बताएगा आप उसका प्रयोग जब कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि ये सिद्धांत बिल्कुल सही है और ये सिद्धांत आपको याद रहता है कि मैंने ये कार्य ऐसे किया तो ये कार्य ऐसे हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि ये खोजी प्रक्रिया है। तीसरा है अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई अधिगम कभी रुकता है? हाँ, अधिगम कभी नहीं रुकता है।
जाने अनजाने में हम हर किसी से, चाहे छोटा बालक हो चाहे बड़ा बालक हो, हर किसी से हम कुछ न कुछ सीखते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं और अपने व्यवहारों को में उसका कार्य हम प्रयोग में लाते चलते हैं। हम हर किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे छोटा बालक हो, चाहे हम उम्र हो, चाहे शिक्षक हो, हर किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो वही कह रहा है अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, अगला है अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। भाई विवेकपूर्ण प्रक्रिया क्या है? इसमें विवेक, अपने दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है कि हम कैसे अधिगम करेंगे। कोई अलग कर रहा है, आप अपने हिसाब से करते हैं, नवाचार करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल बनी होगी तो कोई 100 सीसी की मोटरसाइकिल बनी होगी तो कोई कहता होगा नहीं 500 सीसी की हम बनाएंगे उसी मोटरसाइकिल को। तो वो किसमें क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है, सीख रहा है, समझा है, जान रहा है, तो वो अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। ठीक, अगला है अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया क्यों कह रहा है भाई? इसमें बहुत समायोजन मतलब बहुत सारे ज्ञान को जोड़ के हम नए ज्ञान का इजाद कर देते हैं। सीखने में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखे रहते हैं और अपने विवेक से सोचते हैं कि ये चीज़ें इसमें से, इस चीज़ें इसमें से और इस चीज़ें से इसमें से। जैसे आजकल के मोबाइल आ रहे हैं, कंपनियां कहीं और हैं और वो चीज़ें असेंबल होकर मोबाइल आपके भारत में तैयार हो रहा है, आपके किसी अन्य देश में तैयार, और मेक इन इंडिया, मेक इन जापान, मेड इन जापान ऐसे करके टैगलाइन लगा के आपको दे दिया जा रहा है। तो किस रूप में है? समायोजन कर दिया जा रहा है कि यहाँ से चिप आ जा रही है, यहाँ से कैमरे आ जा रहे हैं, यहाँ से ये इसके फंक्शन मदरबोर्ड आ जा रहा है और आपको जोड़ के वो चीज़ें दी जा रही है। यानी बहुत सारे प्रक्रियाओं को हम एक साथ जोड़ के उसका नवाचार करके आपके सामने प्रयोग कर दे रहे हैं। ठीक, और लास्ट है इसका अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया में क्या? हम समाज में ही रहते हैं तो समाज से ही तो अच्छे बुरे आचरण सीखते हैं। हाँ, हम समाज में ही रह के तो अपनी सारी क्रियाकलाप को करना है। तो ये क्या क्या कहा जा सकता है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। हम समाज में रह के बहुत सारे कार्यों को देखते हैं, बहुत सारे कार्यों को सीखते हैं, बहुत सारे कार्यों को समझते हैं। क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। हम इसको अधिगम के जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत आती हैं। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। ठीक, हम बहुत निम्न कारकों की ही बात करेंगे अधिगम को जो बिल्कुल प्रभावित करते हैं। ठीक, यहां लिखें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? पहला है वंशानुक्रम। दूसरा है वातावरण। ये देखिए वंशानुक्रम। हम देखिए कोई कहता है कि हम बहुत अच्छे वंश में पैदा हुए हैं, तो लेकिन उसकी परवरिश किस तरह से हुई, वो किस वंश में पैदा हुआ उसके अनुसार होता है। यानी उस वंश के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से लोग जानते थे और वो भी उस वंश का उसका सीधा सीधा उस पर प्रभाव पड़ता है। और उस अगर जुड़वा वातावरण की हम बात करते हैं, वातावरण में एक ही माता से 2 जन्मे जुड़वा पुत्र को अलग अलग वातावरण में रख दिया जाता है तो उनके सीखने की जो दर होगी वो दोनों अलग अलग होगी। कोई देखिए अगर चोर के पास रख दिया जाएगा वही जुड़वा बालक तो चोरी करना वगैरह वगैरह सीख जाएगा, और किसी को अच्छे संस्कारों वाले परिवार में रख दिया जाएगा तो अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर लेगा। भले से एक ही माँ के क्यों ना जुड़वा पुत्र हों, लेकिन वो अलग अलग वातावरण में रखे जाएंगे तो वो सीधे सीधे प्रभावित करेगी। तीसरा है प्रेरणा। आप किसी को प्रेरणा देके, अधिगम में किसी को प्रेरणा देके तुम अच्छा करोगे, तुम कर सकते हो, उसको बार बार अप्लाइज किया जाए, आप उसको अप्लाइड करते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो, आगे भी अच्छा करोगे, तुम ऐसे ही करते रहो, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे, तुम्हारे प्रसिद्धि मिलेगी। वो प्रेरणा के माध्यम से सीखने के लिए वो अताताई होगा, एकदम अच्छे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगा। आप उसको बस प्रेरणा दीजिए सीखने के लिए, आप ऐसे करो ऐसे करो, उसको वो चीज़ें बताते चले जाएंगे, वो बालक क्या करेगा उस रूप में सीखता चला जाएगा। ठीक, अगला है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण भाई शारीरिक,
अगर उसके सीखने के जो शरीर की बनावट है वो अपने शरीर की बनावट के अनुसार ही कार्य करना बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए पैरों से वो दिव्यांग है, पैरों से दिव्यांग है, तो आप उसको एथलीट नहीं तो बना सकते हैं ना, दौड़ने वाला फर्स्ट क्लास नहीं बना सकते हैं, तो वो उसको अपने दिमाग के अनुसार कार्य करने वाला कोई उसको कंप्यूटर इंजीनियर बना दीजिए, आईएएस बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके उसके लिए जिस तरह की उसकी शारीरिक बनावट हो उसके अनुसार हम कार्य करवा सकते हैं। अगर बेचारा थोड़ा सा पढ़ने जैसे उसको सीखने में बहुत वक्त लगता है तो आप उसको इंजीनियर थी कि कहते हैं ना हस्तशिल्प कला वगैरह सिखाइए, वो धीरे धीरे वो कला सीख जाएगा। जो पढ़ने में बहुत तेज है उसके अनुसार उसको आईएएस पीसीएस बनाइए। ठीक, तो ये शारीरिक कारण हो सकते हैं, जिस तरह के उसके सीखने की दर होगी। मान लीजिए मानसिक रूप से कमज़ोर हो, औसत दर्जे से वो मजबूत हो और उसके सीखने की दर बहुत तेज होती हो, तो आप उसके शारीरिक बनावट के ऊपर हो सकता है। ठीक, तो ये शारीरिक बनावट हमारे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कुछ कार्य करने के लिए हमारे अंदर क्षमता होती है, लेकिन हम अपने शारीरिक बनावट के हिसाब से उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आज का अधिगम का टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अधिगम की विशेषताएं हो गई, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। आपके एग्जाम में ये प्रश्न कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर रहेंगे। धन्यवाद।